Hello everyone. So today we will start our new topic of Unit 1st, Error Analysis, in which first of all we are going to study error in measurement. जैसे कि आप सबको पता है फिज़िक्स एक एग्जैक्ट साइंस है. एग्जैक्ट साइंस मीन्स कि जैसे हम फिज़िक्स में अगर कोई थ्योरी देते हैं या एक्सप्लेन करते हैं या कोई भी लॉज देते हैं तो उस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं या कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन के थ्रू उस चीज़ को प्रूव करते हैं. सो आपने देखा होगा कि फ़िज़िक्स में हम थ्योरी के साथ साथ जैसे 70 मार्क्स का थ्योरी का आपका पेपर आता है तो उसके साथ साथ 30 मार्क्स का उसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल भी होता है. तो इट मीन्स कि हमें प्रैक्टिकल के थ्रू एक्सपेरिमेंट करके वहाँ पे हमें ये प्रूव करना होता है कि जो हम यहाँ पे फ़िज़िक्स में थ्योरी पढ़ रहे हैं या जो वैल्यूज़ हम पढ़ रहे हैं या जो भी हम कंक्लूजन वहाँ से निकाल रहे हैं थ्योरी से, वो किस तरीके से ऑब्ज़र्व किया जाता है थ्रू एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो आपने देखा होगा जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो उस केस में हम वहाँ पे कोई टूल यूज़ करते हैं. ठीक है, जब टूल यूज़ होता है या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई बच्चा, जैसे हमने कोई ग्रुप्स बनाए हैं बच्चों के 10 ग्रुप्स बनाए हैं, तो अगर एक ग्रुप का आंसर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ. ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि आपने 9th एंड 10th क्लास में पढ़ा होगा. स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना लेके चलता है. ठीक है, तो ये तो है हमारे पास कौन सी वैल्यू, दिस इज ट्रू वैल्यू. अब प्रैक्टिकल में आपको समझ लीजिए ये बोला गया कि आपको जी की वैल्यू इतनी लेके आनी है, तो समझ लीजिए कुछ बच्चों का जो आंसर है थ्रू एक्सपेरिमेंट. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. कुछ बच्चों का आंसर वहाँ पे आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपको पता है कि जब आपने 9th एंड 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा ग्रेविटेशन, तो उस केस में जब आपके पास जी की वैल्यू रखी जाती थी तो उस केस में कहीं कहीं पे बुक्स में हिंट दे दिया जाता था कि आपको 10 रखे, ताकि आप वहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू 10 रख के ईजिली कैलकुलेशन कर पाएँ. ठीक है, लेकिन उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. तो समझ लीजिए एक्सपेरिमेंट करके एक ग्रुप का आंसर आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड ग्रुप का आंसर आया 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरीके से. ठीक है, अभी तो सिर्फ मैं यहाँ पे 2 ही ग्रुप ले रही हूँ. तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या क्या आई है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक तीसरा ग्रुप भी ले लेता है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो उस केस में अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जो हमारे पास प्रूफ करनी है ट्रू वैल्यू और जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ निकल के आई है 3 अलग अलग ग्रुप के बच्चों की, तो वो उनमें थोड़ा डिफरेंस है. ठीक है, अगर मैं थर्ड वाले ग्रुप की बात करूँ तो वो तो बिल्कुल सेम आंसर है. इट मीन्स यहाँ पे ट्रू वैल्यू जस्ट किसके इक्वल निकल के आया है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के इक्वल निकल के आया है. तो जब हमारी ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों सेम निकल के आए तो इट मीन्स कि यहाँ पे कितना एरर है, देयर इज 0 एरर, देयर इज नो एरर. नो एरर लिख देते हैं डायरेक्ट इसमें. ठीक है, देयर इज नो एरर. लेकिन अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कुछ और निकल के आ रही है तो उस केस में यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, एरर कहते हैं. और एरर को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रही हूँ जो कि होता है एरर इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. मेजर्ड मीन्स जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकल के आ रही है, मेजर्ड वैल्यू. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि एरर यहाँ पे कितने टाइप के, अब जैसे मुझे यहाँ पे एरर निकालना है इन दोनों का. यहाँ पे तो आपको दिख रहा है थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट वैल्यू में कोई एरर नहीं है, थर्ड वाली मेजर्ड वैल्यू में कोई एरर नहीं है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड मेजर्ड वैल्यू में एरर है. तो अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए, तो यहाँ पर देख लेते हैं. सबसे पहले फर्स्ट वन वाले के लिए, अगर मैं फर्स्ट वन वाले के लिए एरर निकालूँ, ठीक है, एरर निकालूँ तो क्या लगेगा, ट्रू वैल्यू आपको पता है 9.8 है.
ठीक है। मेजर्ड वैल्यू फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट के लिए कितनी है, 10 है। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूँ आंसर तो कितना निकल के आ रहा है, माइनस का 0.2, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो आपको पता ही है। सेकंड वाले के लिए अगर मैं एरर निकालूँ तो एरर क्या है, ट्रू वैल्यू का फॉर्म, जो यहाँ पे ट्रू वैल्यू वो तो 9.8 है। मेजर्ड वैल्यू सेकंड वाले के लिए कितनी निकल के आई है, 9.6 निकल के आई है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो कितना निकल के आएगा, पॉजिटिव का 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इट मीन्स एरर जो है, अगर कहीं पे हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ग्रेटर निकल के आती है, मेजर्ड वैल्यू ग्रेटर निकल के आती है ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन, तो उस केस में हमारे पास एरर क्या निकल के आएगा, नेगेटिव एरर निकल के आएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल या मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम निकल के आ रही है तो उस केस में हमारे पास जो एरर निकल के आएगा आएगा पॉजिटिव एरर। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर। तो कितने टाइप के एरर होते हैं, इनको हम जीरो एरर भी कहते हैं। कितने टाइप के जीरो एरर्स होते हैं, यहाँ पे कितने टाइप के एरर्स हो गए, 2 टाइप्स के, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। कब कब आते हैं, ये आपको दिख रहा है कि जब मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर दैन दी ट्रू वैल्यू, दैट इज नेगेटिव एरर, व्हेन मेजर्ड वैल्यू इज स्मॉलर दैन दी ट्रू वैल्यू, देन दैट इज पॉजिटिव एरर, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे एरर कितने टाइप्स की होती हैं और ये एरर्स क्यों अराइज होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर। तो सबसे पहले एरर की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, वो है सिस्टमैटिक एरर। इसे हटा देते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे मैं एरर की बात करी वो है सिस्टमैटिक एरर। अब देखिए सिस्टमैटिक, इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी है। सिस्टमैटिक मतलब जो एक पर्टिकुलर सिस्टम में चले, ठीक है। अब यहाँ पे सिस्टम क्या है, एरर 2 टाइप्स के है, या तो वो पॉजिटिव होंगी या तो वो नेगेटिव होंगी। तो दोज एरर दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, वो एरर जो सिर्फ एक ही डायरेक्शंस में निकल के आए, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। मतलब इस तरीके से समझ लीजिए कि वहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, सेम वही वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला ही मान के चल लेते हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रुप की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसी सेकंड ग्रुप की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड ग्रुप की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 10.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये सारी की सारी क्या है, दीज आर मेजर्ड वैल्यूज़, मेजर्ड या एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़, जिसमें आपको पता है ट्रू वैल्यू क्या है। ट्रू वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, वो दी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हर एक केस में जो मेजर्ड वैल्यू है वो तीनों के तीनों केस में ट्रू वैल्यू, तीनों के तीनों केस में जो मेजर्ड वैल्यू वो ट्रू वैल्यू से क्या निकल के आ रही है, ज़्यादा निकल के आ रही है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो एरर होगा वो कौन सा होगा, ऑलवेज मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी निकल के आए, यहाँ पे माइनस का 0.2 निकल के आएगा, यहाँ पे माइनस का 0.1 निकल के आएगा, यहाँ पे माइनस का 0.3 निकल के आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, एरर की, तो वो एरर कैसी होगी, यहाँ पे नेगेटिव एरर होगी। तो इट मीन्स यहाँ पे एक सिस्टमैटिक एरर निकल के आ रही है ना, कि यहाँ पे एक ही टाइप की एरर, नेगेटिव एरर आ रही है, या फिर जो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ निकल के आई है वो सिर्फ पॉजिटिव निकल के आ रही है, या तो सिर्फ नेगेटिव या तो पॉजिटिव। तो ऐसे टाइप की एरर को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर, जो एक ही डायरेक्शन में क्या करती हैं, एरर्स देती हैं, या तो पॉजिटिव देंगी या तो वो नेगेटिव देंगी। तो ऐसे टाइप के एरर्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर। अब बात आती है कि सिस्टमैटिक एरर के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो सिस्टमैटिक एरर के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, तो वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो ये हैं कुछ सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स, कि सिस्टमैटिक एरर्स किस वजह से आते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे सोर्स है वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि हम बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए क्या करते हैं, थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। और अगर हमें वहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर स्पेरिकल बॉडी की अगर मुझे थिकनेस डायमीटर निकालना है तो उस केस में हम वहाँ पे वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे पास जो दिए गए इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें जो ग्रेजुएशंस बनी होती, ग्रेजुएशन मीन्स मार्किंग बनी रहती है 1 2 3 करके, तो अगर उसकी जो ग्रेजुएशंस हैं वो सही से नहीं कैलिब्रेटेड हुई रहती, सही से नहीं बनी होती है, मार्किंग सही से नहीं करी होती है, तो उस केस में वहाँ पे कौन सा एरर आता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इट मीन्स सबसे पहला जो यहाँ पे सोर्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर है वो खुद क्या है, इंस्ट्रूमेंट,
ठीक है, कि जब इंस्ट्रूमेंट में एरर्स आते हैं तो उस केस में वहाँ पे ये कौन सा एरर कहलाया जाता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स कहलाए जाते हैं। सेकेंड आता है इसमें इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप पहले कहीं पे कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, किसी को नहीं पता कि किस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर इंसान का या किसी एक पर्टिकुलर बॉडी टेम्परेचर अगर मुझे नापना है, ठीक है, तो हम उसमें थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। तो देखा होगा बहुत बार जो वहाँ पे थर्मोमीटर रखने के लिए होता है तो वो आर्म पिट में रख देते हैं। तो एक चीज़ आपको बता दें, अगर आप थर्मोमीटर अपने आर्म पिट में रखते हैं तो ऑलवेज़ जो भी बॉडी टेम्परेचर है वो एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर से कम ही वो वहाँ पे क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। तो इट मीन्स कि अगर हमें कोई वहाँ पे मेजरमेंट लेना है तो उसके लिए हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि उसकी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स क्या होती हैं और उसको पर्टिकुलर किस तरीके से हमें मेजर करना है ताकि हमारे पास एक ओरिजिनल या ट्रू वैल्यू निकल के आए। तो इसलिए अगर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हमें नहीं पता है तो उस वजह से भी एरर्स वहाँ पे आ जाते हैं। थर्ड यहाँ पे क्या होता है, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर्स में यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अगर वो ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हैं तो ऑब्जर्वेशन लेते टाइम उनसे खुद कोई ना कोई गलती हो जाती है जिसमें वो कोई सोर्सेज ऑफ एरर या प्रिकॉशंस वहाँ पे नहीं फॉलो करते हैं। तो उस केस में वहाँ पे जो खुद से की हुई गलतियाँ हैं ऑब्जर्वेशन लेते टाइम उसको हम किसके अंदर रखते हैं, पर्सनल एरर्स के अंदर रखते हैं। लास्ट वन यहाँ पे क्या है, ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज़। एक्सटर्नल कॉजेज़ में क्या आ जाता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ये बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं। आपको पता है कि टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब क्या, ये टेम्परेचर क्या होता रहता है, वेरी करता रहता है, ठीक है, सीज़न के हिसाब से। प्रेशर भी थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है। तो टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशंस वेरी करने के वजह से जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट पड़ता है जिसकी वजह से एरर आ जाता है। तो ये कुछ यहाँ पे एरर्स है जो यहाँ पे सिस्टमेटिक एरर्स को, सॉरी, ये कुछ यहाँ पे सोर्सेज है जो यहाँ पे सिस्टमेटिक एरर को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इंस्ट्रूमेंट का एरर। सेकंड, अगर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हमें नहीं पता है किस तरीके से प्रैक्टिकल करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, उसकी वजह से एरर। या फिर अपने ही ऑब्जर्वेशन लेने का तरीका, अगर हम गलत तरीके से उसको ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो वो पर्सनल एरर। और लास्ट वन, एक्सटर्नल कॉजेज, जो कि टेम्परेचर, प्रेशर की वजह से, एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से वहाँ पे अराइज होता है। सेकेंड टाइप का एरर देखते हैं। फर्स्ट वन हो गया सिस्टमेटिक एरर। अब सेकेंड टाइप का होता है रैंडम एरर। सो रैंडम एरर यहाँ पे क्या हुआ, देखिए पहला क्या था, सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक मतलब जिसमें एक ही तरीके का एरर आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा, एक ही डायरेक्शन में फॉलो होगा वहाँ पे एरर। रैंडम का मतलब क्या है कि आप समझ लीजिए वहाँ पे कोई ग्रुप क्या कर रहा है, जैसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक प्रैक्टिकल, तो वैसे ही अब मैं यहाँ पे भी ले रही हूँ। तो समझ लीजिए पहले ग्रुप का जो वहाँ पे ट्रू वैल्यू पता ही है आपको क्या निकल के आती है, ट्रू वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो समझ लीजिए जो पहला ग्रुप है उसका आंसर आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड ग्रुप का आंसर आया है वहाँ पे 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड ग्रुप का जो आया है वहाँ पे वो आया है 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्थ ग्रुप का जो आया है वहाँ पे वो आया है 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इस केस में क्या हो रहा है, देखिए अगर हम पहले में देखें तो मेजर्ड वैल्यू ग्रेटर निकल के आ रही है, सेकंड में देखें तो मेजर्ड वैल्यू स्मॉलर निकल के आ रही है ट्रू वैल्यू से, थर्ड में देखें ग्रेटर निकल के आ रही है, फोर्थ में देखें तो स्मॉलर निकल के आ रही है। तो इट मीन्स कहीं पे ग्रेटर कहीं पे स्मॉलर, तो ये रैंडमनेस नहीं आ रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एरर फॉलो नहीं हो रहा है, कभी पॉजिटिव निकल के आ जा रहा है तो कभी नेगेटिव निकल के आ जा रहा है। तो जब कभी इस टाइप की इरेगुलरिटीज़ आती है, रैंडमनेस आती है एरर्स में, तो ऐसे टाइप की एरर्स को हम कहते हैं रैंडम एरर। अब ये जो इसका कॉज होता है मेनली किसकी वजह से होता है, वो एक्सटर्नल कॉजेज़ ही होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि एक्सटर्नल कॉजेज़ जो होते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो होती हैं, तो उस
केस में क्या होता है, वो कभी भी कैसा भी चेंज हो सकता है इन्वायरमेंट। तो उस केस में क्या है, जैसे कि वेरिएशन इन टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज सप्लाई आप जो दे रहे हैं उस पर्टिकुलर, जैसे गैल्वेनोमीटर आपने वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट हमने क्या कर रखा है, लगा रखा है, इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, अमीटर लगा रखा है उसकी रीडिंग नापने के लिए, करंट की रीडिंग नापने के लिए, या वोल्ट मीटर लगा रखा है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नापने के लिए। तो उस केस में जो वोल्टेज सप्लाई है उसकी वजह से जो हीट जनरेट होती है, या फिर एक्सटर्नल टेम्परेचर की वजह से, या कोई प्रेशर है, एक्सटर्नल जितने भी सोर्सेज है उसमें जो वेरिएशन होता है उसकी वजह से उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में रैंडम एरर्स आती हैं। क्योंकि जो वो एक्सटर्नल कॉजेज़ है हमें नहीं पता कि वो टेम्परेचर कभी इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी होता है, वोल्टेज सप्लाई कभी इंक्रीज़ भी हो सकता है या फिर कभी डिक्रीज़ भी हो सकता है। तो उस केस में ऐसे कॉज में वहाँ पे कौन सा एरर आता है, रैंडम एरर आता है। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। एक इसमें होता है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर समझने के लिए आपको सबसे पहले लीस्ट काउंट समझना होगा, जिसको मैं यहाँ पे L.C, जिसको मैं यहाँ पे लीस्ट काउंट बोल रही हूँ। लीस्ट काउंट आपको पहले समझना होगा। लीस्ट काउंट, इससे पहले मैंने बताया था कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सबसे मिनिमम वैल्यू जो मेजर कर सकता है वो होती है लीस्ट काउंट। जैसे कि मीटर स्केल अगर हम देखें तो सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी यहाँ पे मेजर कर सकता है, 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर की अगर हम देखें तो 0.01 सेंटीमीटर सबसे लीस्ट वैल्यू है जो कि वो मेजर कर सकता है। या फिर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू को कितने कम से कम डेसिमल्स में दे सकता है, वो होती है उसकी लीस्ट काउंट। तो अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि कोई समझ लीजिए 2 एक्सपेरिमेंट है, एक का आंसर आ रहा है 9.8 और एक का आंसर आ रहा है 9.81। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा जो लीस्ट काउंट है वो किसकी, सबसे कम लीस्ट काउंट किसकी है, कम बोलते हैं क्योंकि ठीक है, सबसे कम लीस्ट काउंट किसकी है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे कम लीस्ट काउंट किसकी होगी यहाँ पे 9.81 की, क्योंकि यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू दे रहा है। और आपको पता है कि अगर आपसे मैं पूछूं कि दोनों में से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू, प्रिसाइज्ड वैल्यू कौन सी होगी, एक्यूरेट नहीं प्रिसाइज्ड वैल्यू कौन सी होगी, तो प्रिसाइज्ड वैल्यू वही होती है जिसकी लीस्ट काउंट सबसे कम होती है। तो प्रिसाइज वैल्यू दिख रही होगी आपको, अगर मैं यहाँ पे लीस्ट काउंट देखूँ तो 81, ठीक है, तो 9.81, तो इट मीन्स कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है, 9.81। सबसे ज़्यादा सही कौन सी होगी यहाँ पे, 9.81 होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकाला है। ऐसी अगर मैं एक और यहाँ पे वैल्यू लिखूँ 9.812, तो अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू कौन सी होगी, 9.812, क्योंकि इसमें कितनी लीस्ट काउंट है यहाँ पे 0.001। इट मीन्स कि यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस है। तो जितने ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस उतना ही ज़्यादा प्रिसीजन और उतनी ही कम लीस्ट काउंट। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिसीजन और लीस्ट काउंट का रिलेशन देखूँ तो ये आपको याद रखना है कि जितनी कम लीस्ट काउंट होंगी, जितनी कम लीस्ट काउंट मतलब जितने ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस, जितनी कम लीस्ट काउंट उतना ही ज़्यादा प्रिसीजन, प्रिसीजन मतलब उतनी ही ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू, प्रिसीजन ऑफ वैल्यू, उतनी ही ज़्यादा सही वैल्यू कौन सी वाली होगी, जिसकी जितनी कम लीस्ट काउंट होगी। जैसे कि अगर मैंने आपसे वही चीज़ पूछी कि एक पेज की थिकनेस है 1.1 और एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में 1.12 आ रही है और तीसरे वाले इंस्ट्रूमेंट में आ रही है 1.123, तो कौन सी वाली आप बिल्कुल प्रिसाइज वैल्यू मानेंगे, जिसमें जितने ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस होंगे, तो जितनी ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज्ड वैल्यू, और वो उतनी ही कम क्या दे रहा है वहाँ पे, लीस्ट काउंट दे रहा है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि अगर मैं यहाँ पे 0.1 लिखूँ और एक मैं लिखूँ 0.01, तो सबसे कम वैल्यू कौन सी होगी, ये होगी कि ये वाली होगी, तो आपको पता ही है ये वाली होगी। इसलिए वैल्यू के हिसाब से हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं। ये कम वैल्यू है तो इट मीन्स लीस्ट काउंट ये कम, ये इन दोनों में से सबसे कम लीस्ट काउंट कौन सी है, 0.001 है। ठीक है, अब यहाँ पे लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, लीस्ट काउंट एरर वही जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा था। समझ लीजिए कि वहाँ पे हमें ट्रू वैल्यू दे रखी है 9.8, ठीक है 9.8, और हमारे पास जो वैल्यूज़ निकल के आ रही है लीस्ट काउंट के हिसाब से एक पर्टिकुलर ग्रुप की निकल के आ रही है 9.81, ठीक है, या फिर 9.8 की आ रही है यहाँ पे
9 करके। तो अगर कहीं पे किसी के लीस्ट काउंट में कुछ एरर निकल के आता है, ठीक है, एरर निकल के आता है, जैसे इसमें 1 डेसिमल प्लेस तक निकल के आ रहा है, इसमें 2 डेसिमल प्लेस तक निकल के आ रहा है, तो ऐसे टाइप के एरर को हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट एरर कहते हैं, कि जिसके लीस्ट काउंट में ही गड़बड़ रहती है। समझ लीजिए कोई एक मीटर स्केल है, उसकी आपको लीस्ट काउंट पता है 0.1 है, लेकिन वो वहाँ पे 0.1 नहीं मेजर कर रहा है लीस्ट वैल्यू, वो मेजर कर रहा है 0.2 वैल्यू। तो इट मीन्स कि वहाँ पे उसकी लीस्ट काउंट में क्या आ गया, एरर आ गया है, तो वो होता है लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, कि जिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में या जिस पर्टिकुलर मेजर्ड वैल्यू में लीस्ट काउंट में ही कुछ गड़बड़ आ जाए तो उसे हम कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। अब यहाँ पे कुछ और एरर्स है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जो कि है यहाँ पे नेक्स्ट एरर, एब्सोल्यूट एरर। अब इसे ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर को मैं यहाँ पे इंडिकेट करा रही हूँ डेल्टा ए से। कहीं पे भी आपको डेल्टा साइन दिख गया या डी साइन दिख गया तो दोनों में फ़र्क बता रखा है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ऑलवेज याद रखना, चेंज। चेंज जब हम बोलते हैं तो चेंज का मतलब हम वहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कराते हैं। माइनस किसका, फाइनल वैल्यू माइनस का इनिशियल वैल्यू। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। डेल्टा का मतलब क्या है, वहाँ पे चेंज देख रहे हैं, चेंज का मतलब वहाँ पे हम क्या करा रहे होंगे, फाइनल वैल्यू माइनस का इनिशियल वैल्यू करा रहे होंगे, दो वैल्यू को माइनस करा रहे होंगे। बस आपको ये याद रखना है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल डी लिख रही हूँ तो ये भी डी क्या है, यहाँ पे स्मॉल डेरिवेटिव, तो उस केस में हम यहाँ पे इसको भी चेंज ही बोलते हैं। लेकिन कैसा चेंज, स्मॉल चेंज की बात होती है वहाँ पे। जब बहुत ही छोटे चेंज की बात होती है तो उस केस में हम वहाँ पे उसे डी से इंडिकेट कराते हैं। और चेंज है लिखा हुआ तो इट मीन्स यहाँ पे भी क्या होगी, वैल्यूज़ माइनस ही होंगी। तो डेल्टा मतलब चेंज। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आता है एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर क्या है, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वो क्या, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। मैं इंडिविजुअल लिख रही हूँ, ठीक है, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। इंडिविजुअल क्यों बोला गया है, वो इसलिए बोला गया है क्योंकि जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो एक एक करके रीडिंग्स निकाली जाती है। जैसे अभी मैंने बहुत सारी रीडिंग्स लिख दी थी ना, 9.9, 10 भी लिख दी थी। तो इंडिविजुअल मतलब हर एक मेजर्ड वैल्यू के साथ अगर मैं ट्रू वैल्यू का डिफरेंस निकालूं तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। लेकिन अब आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैं इस ट्रू वैल्यू जो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर है इसके मॉडुलस लगा रही हूँ। तो मॉडुलस का मतलब यहाँ पे क्या है कि चाहे वहाँ पे पॉजिटिव एरर आए चाहे वहाँ पे नेगेटिव एरर आए, ऑलवेज वहाँ पे जो उसका साइन रहेगा एरर का, एब्सोल्यूट एरर का, वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। क्योंकि मॉडुलस जो होता है, मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो अगर आपके पास समझ लीजिए ट्रू वैल्यू 9.8 है और एक हमारे पास मेजर्ड वैल्यू आ रही है 10 और दूसरी मेजर्ड वैल्यू आ रही है कौन सी, 9.6, तो उस केस में आपको ऑलवेज यहाँ पे करना क्या है, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए करना माइनस ही है। माइनस क्या करना है, 10 माइनस का 9.8 और यहाँ पे भी माइनस ही करना है। लेकिन आपको कैसे माइनस करना है, यहाँ पे कैसे माइनस करना है, जो भी यहाँ पे वैल्यू बड़ी होगी माइनस का, जो भी वैल्यू छोटी होगी वो करके लिख के यहाँ पे आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, मतलब 0.2 एंड 0.2। तो इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है, हमें यहाँ पे ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस करा देना है आपस में, और जो भी वहाँ पे एरर आएगा उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे आंसर नेक्स्ट आता है, इसमें कोई इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करते टाइम हमने यहाँ पे n टाइम्स यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वैल्यूज़ निकाली हैं, ऑब्जर्वेशन ली हैं। तो ऑब्जर्वेशन वैल्यूज़ क्या निकल के आई है, n टाइम्स ऑब्जर्वेशन किया है, ठीक है, n टाइम्स ऑब्जर्वेशन किया। क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हमें एब्सोल्यूट एरर एक्चुअली निकालना कैसे है। तो n टाइम्स हमने ऑब्जर्वेशन किया, क्या क्या ऑब्जर्वेशन आई, पहले में आई A1, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में आई A2, थर्ड में आई A3, ऐसे ही अप टू कहाँ तक, AN तक, A4, A5, A6 से लेकर पूरा AN तक, ठीक है। n टाइम्स ऑब्जर्वेशंस ये निकल के आई हैं।
तो ये जो अब हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, ट्रू वैल्यूज़ देखनी पड़ेगी। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ट्रू वैल्यू की, यहाँ पे ट्रू वैल्यू एक्चुअली है क्या, ट्रू वैल्यू कैसे निकल के आएगा, ट्रू वैल्यू निकल के आएगी हमें इन सभी ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना। मीन निकालना आपने सीख रखा है। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, ए मीन लिखूंगी मैं यहाँ पे, ठीक है, और इनका मीन कैसे निकल के आएगा, A1 A2 प्लस A3 अप टू कहाँ तक प्लस करा देंगे, AN तक, अपॉन जितने भी नंबर ऑफ यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस हुई है, कितनी ऑब्जर्वेशंस हुई हैं, एंड टाइम्स यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस हुई है। तो ये आ गया हमारे पास ए मीन। तो जो ये ए मीन है, दिस इज दी ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए मीन है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि मुझे अगर एब्सोल्यूट एरर निकालना है हर एक के लिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, देखिए फर्स्ट वाले के लिए एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकल के आएंगे, एब्सोल्यूट एरर्स कैसे कैसे निकल के आएंगी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ किसके लिए, डेल्टा। डेल्टा से स्टार्ट होता है ना यहाँ पे डेल्टा ए, तो पहले वाले के लिए एब्सोल्यूट एरर अगर मैं निकालूंगी तो डेल्टा A1 कैसे निकल के आएगा, हमारे पास जो सबसे पहले ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई होगी, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, ये सारी की सारी क्या है, A1 A2 A3, ये सारी क्या है, मेजर्ड वैल्यू। और अगर मैं एक यहाँ पे से उठाऊँ, A1 की बात कर रहे हैं, तो A1 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये है इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू को किसके साथ माइनस कराना है, A1 माइनस का, यहाँ पे क्या करना है, हमें ट्रू वैल्यू से माइनस करना है, क्योंकि अभी मैंने बताया था डिफरेंस किसके बीच में लेते हैं, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में। तो जो यहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू A1 माइनस का ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कौन है यहाँ पे, ए मीन, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर निकल के आएगा। सेकंड एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा A2, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू क्या है, A2 माइनस का ट्रू वैल्यू क्या है, ए मीन। ए मीन तो हर किसी के साथ रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर ऐसे ही मैंने आपसे यहाँ पे पूछ लिया कि आपको सबसे लास्ट वाले के लिए एब्सोल्यूट एरर निकालना है, डेल्टा AN, तो कैसे निकल के आएगा, यहाँ पे हमें यहाँ पे इसका सबसे पहले इंडिविजुअल ऑब्जर्व वैल्यू, इंडिविजुअल ऑब्जर्व वैल्यू क्या है इसकी, AN माइनस क्या कराना है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, ए मीन। तो ये आ गया है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर निकालने के फॉर्मूले। तो एब्सोल्यूट एरर्स इस तरीके से हम यहाँ पे निकालते हैं। तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि इंडिविजुअल वैल्यू लिखनी है, माइनस का जो उसकी ट्रू वैल्यू कैसे निकालनी, सभी ऑब्जर्व वैल्यू का मीन निकाल दो, वो होगी उसकी ट्रू वैल्यू। वो जब हम यहाँ पे माइनस कराएंगे तो वो क्या निकल के आएगा, एब्सोल्यूट एरर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है, जब हमने सारी एब्सोल्यूट एरर्स निकाल दिए हैं, सारे डेल्टा A1 A2 A3 अप टू N तक निकाल दिया है, तो अब आता है यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, तो मीन एब्सोल्यूट एरर आपके पास पता है कितने एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा A1 भी है, डेल्टा A2 है, ये सेकेंड एब्सोल्यूट एरर है, थर्ड एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A3 अप टू कहाँ तक, डेल्टा AN तक। तो अगर मुझे इनका मीन निकालना है तो मीन कैसे निकल के आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर को दिखाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेल्टा A तो लिखता है लेकिन मीन है ये तो हो गया डेल्टा A, क्या हो गया एब्सोल्यूट। अब मीन के लिए हम इसके सफिक्स में मीन लिख देते हैं। तो मीन कैसे निकालते हैं, जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं इन सबको प्लस करना है, इन सबको प्लस कर देंगे अप टू N तक, अपॉन यहाँ पे जितने नंबर ऑफ यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर, तो कितने हैं, N है, तो अपॉन क्या करा देंगे, N। तो ये हो गया हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट आता है यहाँ पे रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, और दूसरा नाम इसका फ्रैक्शनल एरर भी है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर। फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, इसको किससे इंडिकेट कराते हैं, स्मॉल डेल्टा, ये स्मॉल डेल्टा लगाना है, इसको भी हम डेल्टा ही कहते हैं, स्मॉल डेल्टा A, डेल्टा है। अब इसको कैसे लिखते हैं, स्मॉल डेल्टा A, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर
टू द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। तो मैं यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ कि रिलेटिव एरर एक्चुअली होता क्या है, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। रिलेटिव एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर जो आपने निकाला है, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन व्हाट, अपॉन ट्रू वैल्यू। इनके इंडिकेशन मैंने बताया था ना, मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे इंडिकेट कराते हैं, डेल्टा ए मीन। और ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, जितने भी वहाँ पे इंडिविजुअल एरर्स हैं उन सबको हमने मेजर्ड वैल्यू तो उन सबको हमने क्या करा दिया था, उनका मीन निकाल दिया था। तो ट्रू वैल्यू कैसे लिखते हैं, ए मीन, याद होगा आपको। सो दिस इज़ दी रिलेटिव एरर। इसी में एक आता है आपके पास कौन सा एरर, परसेंटेज एरर। तो ये तो और इजी है, परसेंटेज एरर कुछ नहीं है। परसेंटेज, अब देखिए स्टेप वाइज ही चल रहे हैं हम सारा का सारा, ठीक है। परसेंटेज एरर कुछ नहीं है, जो भी रिलेटिव एरर निकल के आएगा, जो भी रिलेटिव एरर है उसको इंटू 100 करा दीजिए। जैसे ही उसको इंटू 100 करा देंगे, मतलब जो भी यहाँ पे डेल्टा ए लिख देते हैं, ठीक है, जो भी डेल्टा ए है उसको 100 इंटू करा देंगे। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा ए का फॉर्मूला लिख लूँ तो क्या आएगा, ए मीन अपॉन डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ नोन एज परसेंटेज एरर। तो ये है कुछ एरर्स जो कि आपको आने चाहिए, जो न्यूमेरिकल्स, जिनके न्यूमेरिकल्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारे के सारे कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।